नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल finco.com में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेब्ट मार्केट या फिर जिसको बोलते हैं बॉन्ड मार्केट। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स डेब्ट मार्केट या बॉन्ड मार्केट के बारे में क्लियर हो जाएंगे। ये आपके लिए इंडेक्सिंग की हुई है ताकि आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जानना चाहते हैं तो उस टाइम स्टैम्प पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेब्ट मार्केट होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि हम शेयर मार्केट में क्या होता है, इक्विटी ट्रेडिंग होती है। वो कंपनी के आप शेयर ले लेते हैं और शेयर लेके क्या होता है, आप उस कंपनी में उतने परसेंट की इक्विटी के ओनर हो जाते हैं। मतलब आप एक तरीके से को ओनर हो जाते हैं उस इक्विटी के। और आपको जो भी अगर उसका कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड मिलता है, और अगर वो शेयर में कोई प्राइस एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होता है उसका गेन या लॉस आपको होता है। लेकिन डेट में क्या होता है, कंपनी पब्लिक से या फिर कॉरपोरेट से जो है डेट लेती है और उस डेट के अगेंस्ट उसको इंटरेस्ट सर्व करती है। तो एक तरीके से ये डेट होता है, इस पर आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और इसको बॉन्ड बोला जाता है। बॉन्ड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इशू करते हैं, जिसमें पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये सब इशू करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में? दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको कई योजनाओं के लिए पैसा चाहिए तो कहीं से तो आएगा, तो उसको बॉन्ड के जरिए उठाती हैं पब्लिक से, या फिर हमारे कॉरपोरेट्स को, प्राइवेट कॉरपोरेट्स को, जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खड़ा करना है तो उसके लिए भी उनको क्या करना है, फंड कहीं से जुटाना है, तो वो पब्लिक से या फिर इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है बॉन्ड इशू करके या सिक्योरिटीज इशू करके। उसके बदले में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको इंटरेस्ट सर्व किया जाता है। तो इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग होती है जिससे वो डेवलपमेंट एक्टिविटी कर सकती है। जो इकोनॉमी में एक सिग्नल जाता है जिसको ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी भी उसका एक क्या करती है, सिग्नल देखकर उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। इसके बाद ओवरऑल जो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट इसके जरिए होता है। आपको मैंने OMOs के बारे में बताया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में बताया है, उसके लिए अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो है एक सोर्स मिलता है बैंक से अल्टरनेट, कि आपको बैंक से नहीं लेना लोन, आपको पब्लिक से फंडिंग मिल जाएगा बॉन्ड मार्केट के जरिए। तो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंस है डेट मार्केट की इंडिया में। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं ये आप इस टेबल पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल इशू करती है जीरो कूपन बॉन्ड्स या कूपन बियरिंग बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, स्ट्रिप्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। पब्लिक सेक्टर बैंक भी इशू करते हैं पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, जिसको हम बोलते हैं, जो अदर PSUs यूज करते हैं, वो बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इस तरीके के बॉन्ड्स इशू करते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, परपेचुअल बॉन्ड्स, ये सब इशू करते हैं। अब बात करते हैं कन्वर्टिबल ऑन नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं। कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स वो होते हैं दोस्तों जो कंपनी इशू करती है और जिनको एक समय के बाद इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, और प्राइस पहले से ही निश्चित होगा कि इस समय बाद ये जो आपका बॉन्ड है, डेट है, ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जब इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो शेयर की तरह काम करेगा। उसका प्राइस बढ़ता है तो आपका एप्रिसिएशन होगा, और अगर घटता है तो आपका लॉस होगा। दूसरे तरीके के NCDs, इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है NCDs का, आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नॉन कन्वर्टिबल जो डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज होती हैं उनको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आपको कूपन रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और लास्ट या तो उसके साथ आपको प्रिंसिपल मिलता रहेगा, या फिर लास्ट में आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा वापस आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड, एट द मैच्योरिटी पीरियड। इसके बाद फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आती हैं। ये वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं
जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स या PSUs वगैरह इशू करते हैं और आपको जो पब्लिक को रिटर्न या इन्वेस्टर्स को रिटर्न देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड या फ्लोटिंग पीरियोडिक पेमेंट्स, या फिर एंटायर रिटर्न एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अलोंग विथ प्रिंसिपल दे विल रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब जानते हैं बॉन्ड के डिफरेंट फीचर्स के बारे में। क्या क्या फीचर्स होते हैं बॉन्ड के? तो बॉन्ड में सबसे पहले इशूअर होगा। इशूअर कौन होगा? जो बॉन्ड इशू कर रहा है। कोई कंपनी है या सरकार है, सरकार को पैसों की ज़रूरत है तो वो सिक्योरिटीज़ इशू करेगी। उस सिक्योरिटीज़ में लिखा होगा कि इतने की सिक्योरिटीज़ है, इस पर इतना बॉन्ड कूपन वैल्यू है और इतने टर्म के लिए हम इशू कर रहे हैं। फेस वैल्यू क्या होती है? जिस वैल्यू पर बॉन्ड इशू हो रहा है इशुएंस के टाइम, वो उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू जो बॉन्ड इशुएंस के समय उसका प्राइस है, वो दोनों एक ही होता है। और दोस्तों, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड जब होता है, मतलब कि आपको पब्लिक के पास नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट कुछ ही लोग, कुछ ही इंस्टीट्यूशंस या कुछ ही प्राइवेट लोग उस बॉन्ड में हिस्सेदारी ले रहे हैं, तो उसमें जो है उसकी वैल्यू नॉर्मली फेस वैल्यू 1 लाख पर बॉन्ड होती है। और जब पब्लिक इशू होता है तो पब्लिक इशू में कोई आपकी लिमिट नहीं है, कोई आपका बंदिश नहीं है कि कितने का हो, लेकिन नॉर्मली जो कंपनीज हैं वो 1,000 रुपये पर बॉन्ड की कीमत फिक्स कर। प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होता है? जो फेस वैल्यू तो हुई जिस समय इशू हुआ, लेकिन प्राइस एट द टाइम ऑफ बिटवीन द टाइम ऑफ मेच्योरिटी एंड इशुएंस, किसी भी समय उसका जो प्राइस चल रहा है, जिस प्राइस पे वो ट्रेड किए जा रहे हैं, वो बिक रहे हैं, वो उसका प्राइस होता है। कूपन रेट। कूपन रेट क्या होता है? वो रेट जो इन्वेस्टर को दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको कूपन रेट कहते हैं सिंपल भाषा में, जो डिपेंड करता है कि जो इशू कर रहा है इशूअर की क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है, बॉन्ड टाइप क्या है, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, यह सब इस पर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से उसको कूपन रेट दिया जाता है। मैच्योरिटी क्या होती है? बॉन्ड होल्डर्स को एक, जैसे एफडी में आपको मिलता है ना, 5 साल की एफडी बनाई, 5 साल बाद आपको इतना मिलेगा, वैसे ही जितने भी समय के लिए इशू किया गया मैच्योरिटी होगी और आपको उस मैच्योरिटी पे क्या अमाउंट मिलेगा वो सब लिखा जाता है। शॉर्ट टर्म होते हैं 3 से 5 साल के, लॉन्ग टर्म होते हैं 10 या उससे ज़्यादा साल के। तो ये डिपेंड करता है कितने समय के लिए उनको पैसा चाहिए। क्रेडिट रेटिंग। जो बॉन्ड्स इश्यू होते हैं उनकी सबकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं रेटिंग करती हैं, और रेटिंग के हिसाब से तय होता है कि उस पर कितना आपको कूपन रेट दिया जाएगा। जो हायर रेटिंग होंगी, जिन कंपनीज की हायर रेटिंग होंगी, वहाँ पर आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि रेटिंग अच्छी है, उसको कई लोग जगह से पैसा मिल सकता है। जिसकी रेटिंग अच्छी होगी उसको सब जगह से पैसा मिल सकता है, कोई उसको मना नहीं करेगा, तो उसको सस्ते में भी पैसा मिल जाता है, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। लेकिन जहाँ पे रेटिंग लो होगी, कम होगी रेटिंग, वहाँ पर उसको सारी कंपनीज आसानी से पैसा नहीं देगी इन्वेस्टर्स, तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसको अगर किसी दूसरे के हट के उसको पैसा लेना है तो उसको कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा ना, तो प्रीमियम के दौर में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जिनकी रेटिंग लो होती है वहाँ पे रिस्क भी थोड़ा हाई होता है। ठीक है, इसके बाद आता है यील्ड। यील्ड क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो रिटर्न इन्वेस्टर को मिलता है उसको यील्ड बोलते हैं। यील्ड और कूपन रेट दोस्तों क्या अंतर है? देखिए, आपने बॉन्ड आज की डेट में लिया, 10% पे लिया, तो हो गया उसका कूपन रेट। ठीक है, अब 1 साल हो गया, 10 साल का बॉन्ड था, मान लिया 1 साल हो गया, 10 साल का बॉन्ड था। जब आपने 1 साल पहले लिया था उस बॉन्ड की कीमत 1 लाख रुपए थी, लेकिन 1 साल बाद उसका प्राइस बढ़ गया है मार्केट में और उसकी कीमत 1 लाख की जगह 1,10,000 हो गई है। तो 10 साल बाद आपको जो प्राइस उसका रिटर्न मिलेगा वो एक तरीके से 10,000 रुपये कम हुआ ना, क्योंकि आपने 10,000 रुपये ज़्यादा में ख़रीदा है, तो आपकी यील्ड क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से यील्ड आपकी जो है चेंज होती रहती है, प्राइस पे डिपेंड करती है। कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो बॉन्ड्स, इनका इश्यूअर को राइट होता है, वो कभी भी इन बॉन्ड्स को कॉल कर सकता है, रिकॉल कर सकता है प्री एग्रीड प्राइस और डेट में,
कि भाई ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं, ये कॉलेबल बॉन्ड है, इनको 5 साल बाद मैं वापस ले लूँगा आपसे। पुटेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? पुटेबल बॉन्ड्स होते हैं, यह इन्वेस्टर या बॉन्ड होल्डर को राइट देते हैं कि बॉन्ड को वो रिटर्न कर सकता है और उसके बदले जो भी उसने अपना प्रिंसिपल दिया है उसको वापस दे सकता है एट अ प्री एग्रीड डेट बिफोर मैच्योरिटी। वो प्री एग्रीड होगा कि इस रेट पे वापस ले सकता है। तो ये कुछ फीचर्स हुए बॉन्ड के। अब बॉन्ड्स के टाइप्स की बात करें तो अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। फिक्स्ड रेट क्या हो गया? आपको स्टार्टिंग में उसने बॉन्ड का एक कूपन रेट दे दिया कि ये 8% पे रहेगा, तो अनटिल मैच्योरिटी आपको वही रेट मिलेगा। तो इसमें जो बॉन्ड होल्डर है वो फिक्स्ड रिटर्न जैसे एफडी की तरह उसको मिलता रहेगा, आराम से गारंटीड रिटर्न के उसको मिलता रहेगा, निश्चिंत होकर वो लगा सकता है। फ्लोटिंग रिटर्न क्या होता है? फिक्स्ड रिटर्न नहीं देता। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और अदर बेंचमार्क कैसे चल रहे हैं और उसका टेन्योर क्या है, इन सब पर डिपेंड करता है फ्लोटिंग। जैसे आज इस साल 8 है, अगले साल वो घोषणा करेगा कि 8 की जगह 7 है या फिर 9 है, तो इसमें रिस्क रहता है घटने का भी बढ़ने का भी। तो इनको फ्लोटिंग रिटर्न बॉन्ड्स कहा जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको कोई कूपन रेट नहीं दिया जाएगा। इंस्टेड दीज बॉन्ड्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट। ये डिस्काउंट में आपको इशू किए जाएंगे। मान लिया अगर 1 लाख का बॉन्ड है तो शायद वो आपको 95,000 या 90,000 में इशू करे और जब उसका मैच्योरिटी आए तो पार वैल्यू पे आपको दे दे। इस तरीके का इसमें जो है सिस्टम रहता है। फिर आते हैं परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड क्या होते हैं? वो डेब्ट सिक्योरिटीज़ जिनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। परपेचुअल मतलब चलता ही रह रहा है, चलता ही जा रहा है, तो उनकी कोई मैच्योरिटी नहीं रह रही है। जो इशूअर है प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देता बॉन्ड को, इंस्टेड जो उसके कूपन पेमेंट है वो टाइम टू टाइम देता रहता है जब तक चलता रहेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो गए। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने देखा था गवर्नमेंट स्ट्रिप्स टाइप के बॉन्ड इशू करती है। स्ट्रिप्स क्या है? ये एक्रोनिम है सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज के लिए। इसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड कूपन बियरिंग बॉन्ड होता है, मान लिया एक 10% कूपन का बॉन्ड है, उसको तोड़ दिया जाता है इंडिविजुअल कूपन में और प्रिंसिपल कंपोनेंट में। मान लिया 1 लाख का बॉन्ड है तो 1 लाख का तोड़ दिया जाएगा और जो आपको उसमें इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है, तो उसको तोड़ दिया जाता है। अब क्या होगा, जो इंटरेस्ट के जो कूपन बन गए, इंटरेस्ट के जो बॉन्ड बन गए, उन पर कोई ब्याज नहीं, क्योंकि उसके बॉन्ड बन गए और प्रिंसिपल भी अलग हो गया, तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो सारे बॉन्ड अब जीरो कूपन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, जो इंटरेस्ट है आपको जो मिलना था उसके ऑलरेडी बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, नाम से ही क्लियर है कि मार्केट से लिंक है, इसमें रिटर्न फिक्स नहीं है। जो भी मार्केट या कोई जो अंडरलाइंग इंडेक्स होगा, जो इंडेक्स जैसा काम करेगा वैसा ही बॉन्ड का प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहेगा। ये कई सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो भी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, अंडरलाइंग स्टॉक्स होते हैं, अगर वो बढ़ते हैं तो म्यूचुअल फंड का प्राइस भी बढ़ता है। ऐसे ही इसमें जो अंडरलाइंग इंडेक्स होगा, जैसे कि इक्विटी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड इंडेक्स, उनका दाम जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसमें भी आपका बढ़ता या घटता रहेगा। अभी बात करें कवर्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं। कवर्ड बॉन्ड्स एक तरीके से हाइब्रिड है, जैसे कि एसेट बैक सिक्योरिटीज़ होती हैं। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं कि इशू कर दी सरकार ने, अब उन सिक्योरिटीज़ के पीछे या तो उसने एक सिक्योरिटीज़ रखी होगी, ये मैं 10,000 करोड़ का ये इशू कर रहा हूँ बॉन्ड, इसके पीछे ये सिक्योरिटीज़ है, ये एसेट है मेरा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट के पीछे हमने सिक्योरिटीज़ खड़ा किया है बॉन्ड। और कुछ नॉन सिक्योर्ड होती हैं। तो ये जो कवर्ड बॉन्ड्स होते हैं ये सिक्योरिटीज़, एसेट बैक सिक्योरिटीज और नॉर्मल सिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की हाइब्रिड होते हैं। इनको नॉर्मली जो मॉर्गेज लेंडर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं रीफाइनेंसिंग के लिए। मॉर्गेज लेंडर्स क्या होते हैं, जो मॉर्गेज के अगेंस्ट लोन देते हैं। अब उनके पास मॉर्गेज है इतने सारे लोगों की, तो ये इनकी सिक्योरिटीज़ बना देते हैं कि उनका एसेट हो गया ना, ये उनका एसेट हो गया, उनका एसेट का है, जिन्होंने लोन दिया है उनका वो एसेट है लोन, और उसके अगेंस्ट है
मॉर्गेज रखी हुई प्रॉपर्टीज़, तो उन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये बॉन्ड जारी कर लेते हैं और फंड को जुटा लेते हैं। इसको कवर्ड बॉन्ड कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे ग्रीन डेट सिक्योरिटी की। ग्रीन डेट सिक्योरिटी क्या होती हैं? वो डेट सिक्योरिटी या वो बॉन्ड जो इशू किए जाते हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो सस्टेनेबल हों, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। तो ऐसे सिक्योरिटीज़ के लिए जब इशू किए जाते हैं उसको ग्रीन डेट सिक्योरिटी। अभी बॉन्ड्स में आपने सुना होगा यील्ड, प्राइस, कूपन रेट, ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यील्ड क्या होता है, जो आपको एट द एंड मिलेगा। आपने किसी भी प्राइस पे ख़रीदा है, अगर आपने स्टार्टिंग में ख़रीदा और एंड तक रखा है, कहीं बीच में बेचा नहीं है, तो जो आपका कूपन रेट था वही आपकी यील्ड हो गई। आपने 8% पे ख़रीदा, 8% मिल गया। लेकिन अगर आपने बीच में ख़रीदा है, बीच में उसका प्राइस कम है, 1 लाख का था, 90,000 पे आपने ख़रीदा, तो आपकी यील्ड ज़्यादा हो गई क्योंकि आपको 90,000 पे मिलेगा वो इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपने ज़्यादा में ख़रीदा है, 1 लाख का 1,10,000 में ख़रीदा है, तो आपको यील्ड कम हो जाएगी क्योंकि आपको ब्याज ज़्यादा अमाउंट पे कम मिला है। पहले 1 लाख पे अगर आपको 10,000 मिलना था, अभी 1,10,000 पे 10,000 मिला है। तो इस तरीके से यील्ड डिपेंड करती है। यील्ड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड घटेगी, सिंपल है, जैसा मैंने बताया। अगर आपने 1 लाख की जगह 1,10,000 का खरीदा है तो यील्ड घट जाएगी ना आपकी। अगर आपने 1 लाख की जगह 90,000 का खरीदा है तो आपकी यील्ड बढ़ जाएगी। कूपन रेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो इंटरेस्ट जो डिसाइड किया जाता है कि ये मिलेगा आपको, उसको कूपन रेट बोलते हैं। और देखिए, अगर जो है कूपन रेट जो बॉन्ड का है, वो जो अभी मान लिया आपने एक बॉन्ड खरीदा है 10% का, ठीक है। 1 साल बाद मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 8%, ठीक है। आप अपना बॉन्ड बेचना चाहते हैं, आपके बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10 है, लेकिन जो मार्केट में चल रहा है वो 8 है, तो आपका वाला खरीदा जाएगा, यानी कि आपके वाले प्राइस बढ़ जाएगा। मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है तो आपका प्राइस बढ़ गया क्योंकि आपके उसमें ज़्यादा है ऑलरेडी। तो इंटरेस्ट और जो कूपन रेट है उसमें भी इन्वर्स रिलेशन होता है। इसी तरीके से अगर मार्केट रेट ज़्यादा है इस समय, आज की डेट में 11% है, तो कोई आपका कूपन खरीदेगा आपका बॉन्ड? आपके बॉन्ड तो 10% पे है, नहीं खरीदेगा। तो आपको अपना जो बॉन्ड है वो बेचने के लिए उसका प्राइस कम करना पड़ेगा। तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपका प्राइस कम हो जाएगा। तो प्राइस और कूपन रेट में भी इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। प्राइस और यील्ड में भी इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस और इंटरेस्ट रेट में भी इन्वर्स रिलेशन है। एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। अच्छा, प्रीमियम और डिस्काउंट आप ये नॉर्मल टर्म है। अगर कूपन रेट जो बॉन्ड पर है वो प्रिविलेंट मार्केट रेट से ज़्यादा है तो क्या होगा? आपका ज़्यादा प्राइस में जाएगा तो उसको प्रीमियम बोला जाएगा। और जब आपका जो बॉन्ड है अगर कम प्राइस में जाता है क्योंकि आज का इंटरेस्ट रेट कम है तो वो आपका डिस्काउंट में जाएगा। ओके। क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है? क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है? ये वो एडिशनल यील्ड होता है जो इन्वेस्टर को मिलता है। जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स जो जारी होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो रेट होता है वो बेंचमार्क को लेते हैं, और गवर्नमेंट रेट से जब ज़्यादा दिया जाता है आपके बॉन्ड में इंटरेस्ट तो वो क्रेडिट स्प्रेड कहा जाता है। और वो क्रेडिट स्प्रेड आपको एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है कॉरपोरेट बॉन्ड्स में। तो ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी की रेटिंग क्या है, किस टेन्योर के लिए दे रहा है, उस सब पे डिपेंड करता है। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे वो डिपेंड करता है। रेटिंग ज़्यादा होगी तो कम मिलेगा, रेटिंग
कम होगी तो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। अब क्या क्या रिस्क हैं बॉन्ड्स में वो आप देख लीजिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। पहला रेट जो रिस्क होगा वो इन्फ्लेशन रिस्क होगा। आपका बॉन्ड अगर 6% पे है, जैसा अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रही थी, 7% के करीब इन्फ्लेशन चल रही थी, तो 100 रुपये की वैल्यू एक साल में घट जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन 7% बढ़ रही है और आपका बॉन्ड 6% पे है। तो आपके बॉन्ड की तो जो है एक साल में हुआ 106 रुपये, लेकिन इन्फ्लेशन हो गई 107 रुपये। तो यानी जो पहले आप चीज़ 100 रुपये की 100 खरीद सकते थे वो आज 107 की हो गई, लेकिन आपका जो 100 रुपये उसकी वैल्यू 106 ही हुई। तो इन्फ्लेशन रिस्क रहता है। दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क, जैसा कि हमने बताया कि बॉन्ड प्राइस के चलते इंटरेस्ट कम ज़्यादा होता रहता है, तो उस पर आपका असर पड़ जाएगा। कॉल रिस्क, जैसा हमने कॉलेबल बॉन्ड्स में बताया था कि कभी भी वो कॉल कर सकता है कॉरपोरेट्स प्रीडिटरमाइंड डेट पर, क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है कि जब आपने खरीदा था उस समय इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, लेकिन जब खरीद रहे हैं वो आपको कॉल कर लिया तो वो इंटरेस्ट रेट उस समय कम हो गया। मान लिया आपने जब बॉन्ड खरीदा था तो उस पर 10% पे आपने लिया था, तो आपको उस बॉन्ड पे 10% मिल रहा था, ठीक है। अब 5 साल बाद कंपनी ने कॉल कर लिया, लेकिन उस समय 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है बॉन्ड्स पे, उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो उसने तो कॉल कर लिया, आपका पैसा लौटा दिया। अब जो आपका पैसा लौटाया, जिसपे आपको अभी तक 10% मिल रहा था, आपको वो आज की डेट में नया बॉन्ड खरीदना पड़ेगा अगर आप बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं। और आज की डेट में बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है, तो आपको कौन सा रिस्क हो गया? कॉल रिस्क, क्योंकि अब आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नया बॉन्ड खरीदना पड़ेगा क्योंकि आज का रेट कम है। और उस कंपनी ने कॉल भी इसलिए किया क्योंकि आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, वो ज़्यादा क्यों दे। तो कॉलेबल बॉन्ड इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता तो आपका फ़ायदा हो जाता, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो कंपनी ने ले लिया पैसा वापस, अब वो उसी पैसे को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देगा और आपका नुकसान हो गया। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क ये होता है, जैसे कि हमने बोला रेटिंग होती है अलग अलग कंपनी की, तो अगर रेटिंग किसी की ख़राब है, उसकी वजह से उसकी कुछ डूब गया पैसा, क्रेडिट क्वालिटी अच्छी नहीं थी, डिफ़ॉल्ट कर सकता है, वो आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, इंटरेस्ट में डिफ़ॉल्ट कर सकता है, प्रिंसिपल देने में डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये रिस्क एसोसिएटेड रहता है बॉन्ड से। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क इसलिए रहता है कि इक्विटी क्या होता है, लिक्विड होता है बहुत। शेयर क्या होता है, आपने आज बेचना चाहा बेच दिया, लेकिन बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं है। बॉन्ड में ऐसे बायर्स और सेलर्स इतने तुरंत नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से इसकी लिक्विडिटी थोड़ा कम हो जाती है। शेयर्स तो हमेशा खरीदने बेचने वाले रहते हैं कभी भी, लेकिन बॉन्ड में इतना ज़्यादा नहीं होते, तो उतना डेवलप नहीं है क्योंकि इसका सेकेंडरी मार्केट। फिर आता है मार्केट रिस्क। अब मार्केट की कंडीशन तो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो उसकी वजह से जो है बॉन्ड का प्राइस, यील्ड और इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से आपको भी मार्केट रिस्क रहेगा। लास्ट आता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ये सेम जो कॉल रिस्क था वही री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए आपको दोबारा वो री इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं और अब कम रेट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क रहेगा। ये तो थे रिस्क एसोसिएटेड विद बॉन्ड मार्केट। अभी कुछ टर्म्स हैं जो एसोसिएटेड हैं विद द बॉन्ड एंड यील्ड। पहला है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? वो रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर को मिलेगा अगर वो बॉन्ड मैच्योरिटी तक अपने पास रखता है, ठीक, उसको यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं। यील्ड टू कॉल क्या होता है? यील्ड टू कॉल, जैसे कॉलेबल बॉन्ड में जब कॉल किया गया उस समय उसको क्या यील्ड मिल रहा है उसको हम बोलते हैं यील्ड टू कॉल। जो रेट ऑफ रिटर्न उसको
तब मिल रहा है जब उसका बॉन्ड कॉल किया गया है। यील्ड टू पुट क्या होता है? पुटेबल बॉन्ड्स में क्या करते हैं, हमें राइट होता है अपना पैसा वापस देने का उस कॉरपोरेट या गवर्नमेंट को, और उसके बदले अपना पैसा वापस आने का। तो तब तक अगर आपने होल्ड किया है और आपको जो यील्ड मिलेगा उसको यील्ड टू पुट बोलेंगे। और करंट यील्ड क्या होता है? जो भी उसका मार्केट प्राइस है उसको, जो आपका कूपन रेट में जो मिल रहा है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे मार्केट प्राइस से, तो आपकी करंट यील्ड आ जाएगी। क्योंकि इस समय प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो आपकी यील्ड डिफर करेगी डिपेंडिंग ऑन दी प्रेजेंट प्राइस, नॉट ऑन दी फेस वैल्यू। ओके। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? जो कूपन होते हैं, मान लिया 2 डेट्स हैं, 2 कूपन डेट्स हैं, उनके बीच में, जैसे कि अगर आज क्वार्टरली ब्याज मिलता है मान लिया, या हाफ ईयरली मिलता है, तो हाफ ईयरली ब्याज मिलता है, तो मान लिया सितंबर एंड में उसको ब्याज मिला और आपने बेच दिया वो दिसंबर में। दूसरा ब्याज कब मिलना है? मार्च में मिलना है, तो आपने बीच में बेचा है, ठीक है। तो अगर आपने दिसंबर तक रखा था, उसका आपको इंटरेस्ट तो 6 महीने बाद ही मिलने वाला है ना, लेकिन जो उसमें उस 3 महीने का ब्याज क्या हो गया, एक्रू हो गया, वो आपको मिलना है। अगर आप बेच रहे हैं तो आपको 3 महीने का ब्याज मिलना है, तो उसको एक्रूड इंटरेस्ट बोला जाता है। और डर्टी प्राइस क्या होता है? अब मान लीजिए ये 2 डेटों के बीच आपने बेचा, तो जो खरीद रहा है, ठीक है, उसको 3 महीने बाद ब्याज मिल जाएगा पूरा का पूरा 6 महीने का। तो जो 3 महीने का जो आपका पार्ट है, सेलर का जो पार्ट है, वो उसको देना है, ठीक है। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट को एडजस्ट करने के बाद जो प्राइस आता है, क्योंकि 3 महीने का इंटरेस्ट है तो उसको एडजस्ट करेगा, उतना कम करेगा प्राइस में से, उसको बोला जाता है डर्टी प्राइस। और अगर सेम ट्रांजैक्शन हुआ है, उन डेट के बीच का जो एक्रूड इंटरेस्ट था उसका एडजस्टमेंट अगर नहीं हुआ है, तो बिना एडजस्ट किए जिस प्राइस पे बेचा जाता है उसको बोला जाता है क्लीन प्राइस। ओके, तो ये हो गए क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस। अभी बात करें प्लेटफॉर्म्स की, तो एक प्लेटफॉर्म है EBP, इलेक्ट्रॉनिक डेप्ट बिडिंग प्लेटफॉर्म। ये वेब बेस्ड पोर्टल है जिसमें प्राइवेट प्लेसमेंट जब डेप्ट सिक्योरिटीज का होता है तो उसको ऑनलाइन फैसिलिटेट किया जा सकता है इस पोर्टल के द्वारा, जो कि सिक्योरिटीज बाद में एक्सचेंजेस में लिस्ट होने वाली हैं। तो इनको प्रोवाइड किया जाता है NSE, BSE, NSDL, ये सब प्रोवाइड करते हैं। एक प्लेटफॉर्म और है RFQ प्लेटफॉर्म। ये ट्रेड एक्सिक्यूशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रेडिंग हुई जाती है। पहला वाला क्या था? बिडिंग प्लेटफॉर्म, जब प्लेसमेंट हो रहा है। RFQ प्लेटफॉर्म में क्या है? ट्रेडिंग हो रही है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, SDL, ट्रेजरी बिल्स, इन सब की। तो इसके वो उसमें ट्रेडिंग किया जा सकती है। जो पार्टिसिपेंट जो एक कोट देता है उसको बोलते हैं इनिशिएटर, और जिसको रिस्पॉन्ड करता है, जो कोट रिक्वेस्ट की गई है, अगर वो रिस्पॉन्ड करना है इनिशिएटर को तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्डर। ठीक है, तो ये कोट है, ये कैसे प्लेस किया जा सकता है? 1 to 1 भी किया जा सकता है, O2O बोलते हैं, या फिर 1 to many, एक से ज़्यादा को कोट किया जा सकता है, OTM बोलते हैं। तो इसमें जो कोट होता है वो नेगोशिएटेड हो सकता है, और जो भी आपका फाइनल होगा अमाउंट कन्फर्म होने के बाद, वो आपस में बायर और सेलर आपस में एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करते हैं और डील को सेटल करते हैं RFQ प्लेटफॉर्म। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।